किसी ने ठीक ही कहा है कि वक्त आपका है, चाहे उसको सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। जी हाँ दोस्तों, वक्त आपके पास बहुत कम बचा है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो पूरी जी जान लगा दीजिए आप लोग अपनी तैयारी में। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से लेकर के सेट 1 शुरू होगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और अब इसलिए ला रहे हैं कि आप लोग इसका रिवीजन कर पाओ। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन का जवाब हमसे पहले दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो मेरे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले सवाल में आपसे पूछा गया, बताइए कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो ये बात जो कहा था, ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। अब मेरी बात एक बात और ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए हम इस वीडियो में 30 सवाल देंगे, ठीक है, 30 सवाल आपसे हमने पूछा, तो क्या भैया 30 में से 30 सवाल सभी इम्पोर्टेंट हैं? नहीं बाबू, 30 में से 15 सवाल ही इम्पोर्टेंट होंगे जो वीवीआई कैटेगरी के सवाल होंगे, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और ये सवाल सीक्वेंस में नहीं है, 4 सवाल 5 सवाल के बाद ये सब सवाल रिपीट होते जाएंगे। तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये सवाल वीवीआई कैटेगरी का है तो हम आपको वहीं पे आगाह कर देंगे कि ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। और जो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम कुछ बोलेंगे ही नहीं वहाँ पे, बस उसको एक बार ज़रूर देख लेना है कि शायद गलती से परीक्षा में आ जाए तो फिर आपका वो सवाल छूटे ना। आप लोग करते क्या हो, 2-3 मिनट वीडियो देखते हो, बोरिंग बोरिंग सवाल आता है, आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल फिर बाद में आना शुरू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बना हुआ है ना, पहले से क्वेश्चन सब सारा सेट है। हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में आए, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आए, तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा वॉच किया कीजिए। चलिए, सबसे पहले सवाल का हमने आंसर बता दिया आपका अल्फ्रेड मार्शल, और ये सवाल आपका वीवीआई है। ठीक है, जो वीवीआई होगा हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय क्या कहलाता है? यानी कि आप जो आवश्यकताओं के लिए जो खर्चा करते हो उसको क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं। ये भी सवाल आपका वीवीआई है। जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? जब कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदेगा तो क्या कहलाता है? वो उपभोक्ता कहलाता है। ये सवाल भी आपका वीवीआई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी बोलेंगे तो चलेगा, बार बार लिख करके आपको बोलना सही नहीं है। बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाता है? अब बेचने के लिए जो कोई विनिर्माण हो रहा है बाजार में, उसको हम लोग उत्पादन करते हैं। बात समझ में आएगा? प्रोडक्शन कह देंगे। ठीक है, आप बेचने के लिए कोई चीज़ को निर्मित कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा। कोई किसान, वो भी सवाल इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। कोई किसान गेहूं उपजाता है, ये यहाँ किसान क्या है आपको बताना। कोई किसान गेहूं उपजा रहा, यहाँ पे किसान क्या है? ये एक उत्पादक है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको गेहूं वाला ही सवाल देगा, क्यों? आपको धान नहीं दे सकता है, आपको चावल नहीं, चावल का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, आपको गन्ने का एग्जाम्पल नहीं दे सकता है, कुछ भी दे सकता है भाई। तो ये मत बोलिएगा कि भैया ने जो बताया वो नहीं आया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलो। श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है, यहाँ श्याम क्या है आपको बताना है। यानी कि ये आटा चक्की में काम कर रहा था, ये एक कौन है? ये एक उत्पादक है। ये विनिर्माण हो जाता है ना, आपने गेहूं लाया, उससे आटा तैयार कर रहे हो, फिर उसको मार्केट में बेचोगे, तो यहाँ पे विनिर्माण हो रहा है, यानी कि उत्पादक है। ये प्रोडक्शन करने वाले को उत्पादक बोला जाता है। जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वह क्या कहलाता है? सभी सवाल अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, याद रखिएगा। तो विक्रेता क्या करता है? बेचने वाला को क्या बोलते हैं? विक्रेता। वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्या कहलाती है? वो भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आर्थिक क्रिया। अगर आप देखिए, धन क्या होता है ना, धन, धन से हम लोग अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं। बोलते हैं ना, भैया मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब अभी बहुत गरीबी में ज़िंदगी चल रही है, तो आर्थिक कैसे ठीक होगी भाई? तो धन से ठीक हो जाएगी, धन दे दो। ठीक है, तो कोई भी धन प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई भी कुछ बिजनेस वगैरह मतलब करते हो तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए, वो भी इम्पोर्टेंट था भाई। अब आते हैं नेक्स्ट 9 पे। हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती है, कैसी होती है बताना है। तो असीमित है भाई, हमारी आवश्यकताएं कभी ख़त्म ही नहीं होगी, है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके पास छोटा वाला मोबाइल है,
फिर आपको लगेगा नहीं इससे बड़ा ले लेते तो और काम हो जाता, फिर उससे लगेगा नहीं उससे बड़ा ले लेते तो और काम हो जाता। तो कभी आपका जो इच्छाएं जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, नया मॉडल आ जाएगा तो फिर बोलोगे ये नया वाला मॉडल ले लेते तो अच्छा होता। तो आवश्यकता और इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं। ठीक है, क्या होता है बताइए। जो साधन होते हैं ना वो हमेशा याद रखिएगा सीमित होते हैं। साधन हमेशा क्या होता है बाबू, सीमित होता है आवश्यकताओं वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। चयन की समस्या सामान्यतः क्या है। चयन की समस्या जो है एक आर्थिक समस्या है, याद रखिएगा। ये आर्थिक समस्या इसलिए है कि मान लीजिए कि आप और आपके मित्र हैं, आपके मित्र जो है वो धनी है तो वो आईफोन ले सकता है लेकिन आप आईफोन नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पर एक आर्थिक समस्या आएगी ना। आप चयन कर सकते हो तो आप भैया रियलमी से काम चला लिए, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो आईफोन ख़रीद लिया, क्यों? क्योंकि आपके वहाँ पर आर्थिक समस्या आ गई। बात समझ, तो चयन दोनों का है, तो चयन की समस्या करने के लिए आपको आर्थिक समस्या का ये करना पड़ेगा। सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ क्या है, तो सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ क्या होता है, अभाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य क्या अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ये अर्थशास्त्र कहलाता है, ये वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग क्या है। तो आर्थिक क्रियाकलापों का जो मुख्य भाग होगा उत्पादन, उपभोग, वितरण, उपरोक्त में से सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं। रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। यहाँ रमेश क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रमेश है ना वो एक सेवा प्रदाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण आपको देना है, तो डॉक्टर है, वकील है, वन चल, तो उपयुक्त में से सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यता क्या है। तो माँ के द्वारा जो लालन पालन होता है एक गैर आर्थिक क्रिया भाई, वो धन के लिए थोड़ी करती है। आर्थिक क्रिया कब होता है, जब हम कोई धन इकट्ठा करने के लिए कोई काम करते हैं। तो क्या माँ जो अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती है वो क्या धन के लिए करती है, नहीं करती है, इसलिए ये गैर आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से क्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक आर्थिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे क्या लेते हैं, ट्यूशन फ़ी लेते हैं, वेतन लेते हैं। भले ही आप लोग मुझे नहीं देते हो कुछ, है ना भाई, मुझे भी कुछ दे दिया करो। चलो ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है भाई, तो सुनामी, भूकंप या फिर कोविड, तो इनमें से सभी भाई आम जीवन के कारोबार को ये सब। सुनामी आएगा दुकान बंद, भूकंप आएगा दुकान बंद करके भाग जाएगा सब, कोविड आया तो सबका दुकान बंद हो गया, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलिए इसको, वेरी वेरी नहीं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर है हो जाएगा आपका चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था चाणक्य ने। कहीं कहीं पर इसको जो है कौटिल्य के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट 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 जितना लगा लो इसमें, ठीक है ना, कम पड़ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आप लोग भी हंस हंस कर पढ़ते होंगे मुझे लग रहा है। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक की रचना क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी एडम स्मिथ। किसने किया है इसकी रचना, तो एडम स्मिथ ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सारा लेखक का नाम एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में एक जगह लिख लीजिए और फिर याद कीजिए, मज़ा आएगा फिर याद करने में। अर्थशास्त्र के मूल क्या हैं, तो अर्थशास्त्र के जो मूल होंगे ना बाबू, क्या हो जाएगा, चयन और दुर्लभता, ठीक है, ये हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन डी, बी और सी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया है ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ ने किया है, याद रखना है सभी को, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था। आइए नेक्स्ट आते हैं आपके, ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है, तो मनुष्य का ये आर्थिक कार्य से संबंधित होता है। अ से आर्थिक, अ से अर्थशास्त्र, देख लो मिलता जुलता है भाई। आर्थिक क्रिया का अध्ययन कहाँ होगा, अर्थशास्त्र में होगा। चलिए आगे बढ़ें।
संख्यांकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? संख्यांकी का कार्य कौन नहीं होगा? संख्याओं का अमूर्तता, ये नहीं होगा भाई मेरे, बाकी सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो होता है ना उसी को याद किया जाता है, जो नहीं होता है उसको मत कीजिएगा, उल्टा मत कर लीजिएगा। इसका देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि संख्यांकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं, नहीं नहीं कौन, इसको काट दीजिएगा कॉपी में लिखने घड़ी, कौन है, और इन तीनों को लिख लीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, अब उल्टा याद नहीं किया जाता है। ठीक है, बात समझे ना? हाँ। श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है? तो यहाँ पर श्याम एक उत्पादक है, प्रोडक्ट कर रहा है, उत्पादक है। हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में संख्यांकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। एक वचन के रूप में संख्यांकी का तात्पर्य क्या है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। संख्याओं का संकलन, वर्गीकरण और प्रयोग से विज्ञान, प्रयोग का विज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में। कह रहा बहुवचन के रूप में संख्यांकी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, बहुवचन के रूप में संख्यांकी का सरल अर्थ क्या होता है? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है, आंकड़ों से। क्या हो जाएगा? आंकड़ों से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया था ये सवाल। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।